दोस्तों, आज हम दिलीप मंडल की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग आज बात करेंगे, सरकार की बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी स्टैंड अप इंडिया। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों को याद होगा। 15 अगस्त 2015 को याद कीजिए। उस दिन प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की थी स्टैंड अप इंडिया की। स्टैंड अप इंडिया की क्या घोषणा की थी, मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा सुने कि वो क्या घोषणा थी। पर मेरा भरोसा है, सुनिए। छोटे छोटे लोग इस राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और आगे ज्यादा देंगे। मैं आपको एक दावा देना चाहता हूं। मैं 1.25 लाख बैंक की इकाइयां हैं देश में, 1.25 लाख ब्रांचेज हैं हमारे देश में। इन 1.25 लाख ब्रांचेज को आज मैं विशेष रूप से काम देना चाहता हूं। यह वर्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष है, 125वीं जयंती का वर्ष। 1,25,00,000 बैंक की ब्रांच है। क्या हमारे बैंक की ब्रांच, ये जो मेरा स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम है, उसके और तो योजनाएं बनेगी, लेकिन हर बैंक ब्रांच ये संकल्प करे और आने वाले दिनों में पूर्ण करे कि अपने बैंक के ब्रांच के इलाके में हर ब्रांच, जहां ट्राइबल बस्ती हो वहां मेरे आदिवासी भाई को, जहां आदिवासी बस्ती नहीं है वहां मेरे दलित भाई को, और हर ब्रांच एक दलित को या एक आदिवासी को स्टार्टअप के लिए लोन दें, फाइनेंशियल मदद करें और एक साथ देश में 1.25 लाख मेरे दलित उद्योगकार पैदा हो। इस देश में ट्राइबल बस्ती में मेरे आदिवासी उद्योगकार पैदा हो। ये काम हम कर सकते हैं। स्टार्टअप को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। और दूसरा, ये 1.25 लाख ब्रांच क्या विशेष योजना महिला उद्यमियों के लिए बना सकती है। 1.25 लाख ब्रांच, 1.25 लाख महिला उद्यमी उनके स्टार्टअप को प्रमोट करें, उनको मदद करें आर्थिक। आप देखिए, देखते ही देखते हिंदुस्तान के कोने कोने में स्टार्टअप का जाल बच जाएगा। नए उद्योगकार तैयार होंगे। कोई एक को, कोई दो को, कोई चार को नौकरी देगा और देश की आर्थिक जीवन में बदलाव आएगा। भाइयों बहनों, देश में जब पूंजी निवेश होता है तो हम एक बात जी, तो आपने सुना, अब तो याद आ गया होगा कि हुआ क्या। कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस देश में 1,25,000 बैंक ब्रांच हैं और वो अगर एक एक उद्यमी को, दलित और आदिवासी उद्यमी को अगर लोन देते हैं 10 लाख से 1 करोड़ का, तो साल भर में 1 करोड़ 25 लाख, उस समय 1 करोड़ 25 लाख ब्रांचेज थे, तो उतने सारे उद्यमी खड़े हो जाएंगे। देखिए, योजना बहुत शानदार लगती है। बैंक बहुत लोन देते हैं। एक एक उद्यमी, अनिल भाई अंबानी या अडानी, जिनके पास एक एक व्यक्ति को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन है, तो उसमें आप अगर 1 लाख उद्यमी को 1-1 करोड़ का लोन देते हैं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख तक का भी लोन दे सकते हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा होती है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। लाल किले से प्रधानमंत्री बोलता है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और हम तो लोग मानते हैं कि किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, लेकिन लाल किले से घोषणा करेगा तो उस घोषणा का कोई महत्व होगा। बहुत गंभीरता से उसको लोग लेते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि इस घोषणा का क्या हुआ। अब मैं आपको एक दूसरा तथ्य बताता हूं। ये योजना जाकर लागू होती है अगले साल अप्रैल 2016 से। तो 7-8 महीने तो सरकार ने यूं निकाल दिए कि घोषणा हुई है और आगे कुछ होने वाला है। अब मैं आपको पार्लियामेंट लिए चलता हूं। अभी 5 जनवरी को 2018 को एक प्रश्न पूछा गया था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकार और बैंकों ने जो योजनाएं बनाई हैं उनका क्या हुआ। इस प्रश्न को पूछा है रत्नलाल कटारिया साहब ने, सांसद ने,
प्रश्न संख्या जिनको नोट करना है वो नोट कर लें। तारांकित प्रश्न है 274। इसका उत्तर दिया गया है 5 जनवरी 2018 को। अब इस प्रश्न का जवाब वित्त मंत्री पेश करते हैं और वित्त मंत्री इस सवाल का जवाब पेश करते हुए अरुण जेटली साहब इस सवाल का जवाब जब देते हैं तो वो कुछ जानकारियां देते हैं। मुझे लगता है कि वो जानकारियों से मैं आपको वाकिफ कराता हूं। वो जानकारियां ये हैं कि वो जो पूरा लोन देना था, स्टैंड अप इंडिया का कार्यक्रम था, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी कि उन्होंने क्या घोषणा की है। स्टैंड अप इंडिया सरकार, जेटली साहब का जवाब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसका दिखा भी देता हूं। पार्लियामेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसको भी देखना है वो देख सकता है, या मुझे अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको डाल दूंगा। जेटली साहब का जवाब। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, सरकार ने इस योजना का शुभारंभ महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अप्रैल 2016 में किया था। इस योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता तथा कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा सरकार देती है। अब वो बता रहे हैं कि 31/12/2017 तक, अब समझिए कि अभी तक का जो आंकड़ा है, 6589 अनुसूचित जाति के और 1988 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को इस योजना के तहत उद्यमी बनाया गया है। अब इस समय भारत में बैंकों की संख्या अगर आप देखें बैंक ब्रांच की, तो मैं आरबीआई की वेबसाइट पर देख पा रहा हूं कि बैंक ब्रांचों की कुल संख्या 1,39,000 है। 1,39,000 उद्यमी इस योजना के तहत साल में तैयार हो जाने चाहिए। अब वित्त मंत्री ये बता रहे हैं कि सिर्फ कुल मिलाकर अनुसूचित जाति और जनजाति के कुल मिलाकर सिर्फ 8,577 बैंक ब्रांचों ने कुल मिलाकर उनको लोन दिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्टैंड अप इंडिया, आदमी स्टैंड अप होना चाहता है, खड़ा हो जाना चाहता है, अपने पैर पर खड़ा हो जाए, लोगों को रोजगार दे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक योजना इतने फैनफेयर के साथ, इतनी धूमधाम के साथ, धूम धड़ाके के साथ आती है और प्रधानमंत्री की इस घोषणा का हश्र ये होता है कि 1,39,000 बैंक ब्रांच में से 9,000 बैंक ब्रांच भी इस स्कीम पर अमल नहीं करते हैं। 1,30,000 बैंक ब्रांच लोन नहीं देते हैं। क्या बैंक के मैनेजर्स को, जो लोकल बैंक का मैनेजर है, उसको डर ये नहीं है कि मोदी जी कोई कार्रवाई कर देंगे? अगर कार्रवाई का इतना सा भी डर होता, इतना सा भी, तो क्या ये स्कीम लागू नहीं हो जाती? तो बैंक का मैनेजर डर क्यों नहीं रहा है? बैंक के मैनेजर को ये क्यों नहीं लग रहा है कि कल को पूछ लिया जाएगा, भाई आपने लोन क्यों नहीं दिया? उसे डर इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस सरकार के चरित्र को जानता है। उसे मालूम है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को लोन नहीं देने की वजह से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, उनको मालूम है कि इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तभी उनको यह आत्मविश्वास आता है कि दलितों और आदिवासियों को लोन नहीं देना है। प्रधानमंत्री घोषणा अपनी जगह, लेकिन लोन नहीं देना है तो नहीं देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी दिल से चाहते नहीं। अगर दिल से चाहते तो उन्होंने इस स्कीम के साथ एक चीज और जोड़नी थी कि जो बैंक ये लोन नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो ब्रांच मैनेजर इस काम को नहीं करेगा उसको डिमोट कर दिया जाएगा। ऐसी एक कोई घोषणा अगर साथ में जोड़ दी जाती या एक टारगेट दे दिया जाता बैंकों को, इतने लोगों को तो आपको कम से कम साल में लोन देना ही देना है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, तो आपको लगता है कि बैंक मैनेजर अपनी नौकरी दांव पे लगाता? शायद नहीं लगाता। सरकार का डंडा दरअसल उनको नहीं चलेगा, ये मालूम है। बल्कि उनको मालूम हो सकता है, उनको ये लगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति को लोन नहीं देना क्योंकि कोई ऐसा अपराध है ही नहीं, तो नहीं देते हैं। तो इस वजह से दरअसल सरकार की घोषणा के बावजूद वो लोन नहीं दिया जाता है। और इस वजह से 1,30,000 उद्यमी खड़े हो सकते थे अनुसूचित जाति और जनजाति के, जो अपने आगे चलकर अगर वो 10-10 लोगों को भी और रोजगार देते तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा एक बेस तैयार हो सकता था। और ये पैसा है किसका? बैंक में पैसा इस देश का लगभग हर व्यक्ति जो भी फाइनेंशियल थोड़ा सी बचत करता है वो लगाता है। एससी और एसटी की इस देश में अच्छी खासी आबादी है, लगभग मेरे ख्याल से जो 2011 की जनगणना है उसको अगर मैं देखूं तो लगभग 24% आबादी, हर चौथा आदमी इस देश का अनुसूचित जाति और जनजाति का है।
आरक्षण की वजह से और तमाम और वजहों से, बाजार के असर से इन वर्गों में एक अच्छा खासा मध्य वर्ग तैयार हो गया है जो बैंक में पैसा डालता भी है। पैसा वो दे रहा है, वही पैसा इनको देना है वापस। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई एहसान कर रहे हैं। बैंक जब SC ST के उद्यमियों को पैसा देंगे तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो उन्हीं का पैसा उनको वापस दे रहे हैं। तो दरअसल ये पैसा दिया जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि मोदी की इतनी शानदार घोषणा के बावजूद वो पैसा उनको नहीं दिया जाता है। और अगर ये कहा जा रहा है कि लोन के एप्लीकेशन नहीं आए हैं तो ये अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी SC ST का व्यक्ति बैंक में जो प्रायोरिटी लोन है जिसमें टैक्स जो इंटरेस्ट बहुत कम है, इसके बावजूद वो एप्लीकेशन नहीं डाल रहा है। तो एप्लीकेशन अगर वो नहीं डाल रहा है तो ये और भी बड़ी शर्म की बात है। और इस बात की बाकायदा जांच होनी चाहिए कि किन बैंक ब्रांचेज ने लोन नहीं दिया और उनमें से कौन बैंक ब्रांचेस हैं जो एप्लीकेशन आने के बावजूद जिन्होंने लोन नहीं दिया है। इसकी पड़ताल होनी चाहिए, अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। अगर सरकार ईमानदार है, SC ST के हित के लिए अगर उनका कोई भी थोड़ा सा भी कंसर्न है, अगर उनकी कोई चिंता है, तो मुझे लगता है कि उनको इस बात की जांच करानी चाहिए कि बैंक के जो अधिकारी हैं क्या उनके लेवल पर गड़बड़ी हुई है, क्या लोगों को इस बात स्कीम की जानकारी नहीं हुई है, क्या उनको बताया नहीं गया है, जो एप्लीकेशन आ रहे हैं उन एप्लीकेशन का हुआ क्या है, इसकी एक बाकायदा ऑडिटिंग होनी चाहिए। और इस ऑडिटिंग के बाद बैंक के अधिकारियों के लिए नए टारगेट्स तय होने चाहिए। 2 महीने के अंदर में फास्ट ट्रैक करके इस योजना को अगर सरकार चाहे तो 1,30,000 SC और ST के उद्यमी को ये लोन मिल सकता है। प्रश्न सरकार की ईमानदारी का है। क्या सरकार दलित और आदिवासी उद्यमियों को खड़ा करना चाहती है या सिर्फ स्टैंड अप बोल के ताली लूट के चले गए? अगर ऐसा मामला है तब तो समस्या है। अगर ईमानदारी से कोशिश की गई, बैंक अधिकारियों को पता हो कि मुझे लोन देना है और हर हाल में देना है, नहीं देने से मुझसे कोई पूछेगा, इतनी सी भी अगर ये एक चेतना हो, ये जानकारी हो, ये सूचना हो अगर उनके पास कि बैंक का कोई बड़ा अफसर पूछ लेगा कि भाई आपने अपने ब्रांच में लोन दिया क्यों नहीं, आपको जब केंद्र सरकार कह रही है, बैंक के अधिकारी कह रहे हैं तो आप लोन दीजिए। तो ये अगर एक भी अधिकारी पर इस देश में एक भी ब्रांच का मैनेजर अगर इस वजह से सिर्फ ट्रांसफर भी हो जाता है और अगर या अगर उसको सजा मिल जाती है और इसकी खबर छप जाती है कि एक्स अधिकारी ने, किसी जो बैंक का मैनेजर है उसने लोन नहीं दिया कहने के बावजूद, तो निश्चित रूप से जो आगे दूसरे जो बैंक हैं वो सचेत हो जाएंगे और SC ST के 1,30,000 उद्यमी, 1,39,000 उद्यमी दरअसल हर साल खड़े हो जाएंगे। ये एक अच्छी योजना है। मुझे लगता है कि इसके पीछे नियत बुरी नहीं थी, लेकिन ये बहुत आधी अधूरी नियत से ये योजना लागू हुई है। ये ईमानदारी का इसमें स्पष्ट अभाव दिखता है। बैंक के मैनेजर को ये संदेश कैसे मिला कि हम बगैर लोन दिए बच जाएंगे? ये जो उसका आत्मविश्वास है, यहां पर गड़बड़ी है। आप स्टैंड अप इंडिया बोल देते हैं, लेकिन बैंक के अधिकारियों को बोलते ही नहीं कि स्टैंड अप कराना है, तो स्टैंड अप नहीं कराता है। तो सिंपल है ना, मतलब इतना कोई कॉम्प्लेक्स मामला नहीं है। उस बैंक के अधिकारी को अगर आप ये भी कह देती है सरकार कि गलत आदमी को लोन दे देना है, मल्ल्या को लोन दे देना है, तो भी दे देती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कितना कठिन है। तो एक ईमानदार व्यक्ति को एक इलाके से ढूंढकर जो जिसका एप्लीकेशन सही हो, जिसके पास एक प्रोजेक्ट हो, उसको प्रोजेक्ट बनाने में मदद की जा सकती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर, और उसके आधार पर उसको लोन दिया जा सकता है। ये इतना जटिल मामला नहीं है। सिर्फ सरकार की ईमानदारी का प्रश्न है और सरकार की ईमानदारी इस मामले में पूरी तरह से संदिग्ध है। इस वजह से स्टैंड अप स्कीम आज की तारीख में पूरी तरह से फ्लॉप है। उसका सक्सेस रेट इस समय इतना बुरा है कि सरकार को खुद शर्म आनी चाहिए कि वो इस बात की घोषणा बाकायदा पार्लियामेंट में कर रही है कि 9,000 लोगों को भी एक साल में, 2 साल में बाकायदा 15 की अगर घोषणा है तो 2,000 व्यक्ति, मतलब आप इतने समय में आप 10,000 उद्यमी नहीं खड़े कर पाए, जबकि आपका टारगेट साल का 1,39,000 है। तो इतने बड़े फेलियर पर यह सरकार बैठी हुई है। और दरअसल इस तरह की सारी स्कीम्स की एक बार ऑडिटिंग होनी चाहिए। अब सरकार क्योंकि अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है और सरकार का टर्म पूरा होने जा रहा है, तो इस बात की जरूरत है कि इस समय इस तमाम स्कीम्स को एक बार चेक किया जाए कि आपने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, इस बात की जांच तो होनी चाहिए। आपने कहा था 200 नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे, प्रधानमंत्री घोषणा थी ये, इसके घोषणा पत्र में बीजेपी के। अब 4 साल बीतने के बाद ये तो पूछा ही जाना चाहिए कि पहली स्मार्ट सिटी की नींव कब पड़ेगी भाई साहब। मतलब स्मार्ट सिटी आप बनाने चले थे,
200 स्मार्ट सिटी बनाने चले थे, नए स्मार्ट सिटी, शब्द पर गौर कीजिए, घोषणा पत्र पढ़िए, 200 नए स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। तो वो नई स्मार्ट सिटी अब कब बनेंगे? अगर आपने इस समय किसी स्मार्ट सिटी की योजना भी नहीं बनाई है, तो शहर का स्मार्ट हो जाना, किसी शहर को एक नया स्मार्ट सिटी खड़ा करना, आप चंडीगढ़ जैसा एक नया शहर, ऐसे 200 शहर खड़े करने की आप बात कर रहे थे, उस स्कीम का हुआ क्या? उस वादे का हुआ क्या? इसकी जांच नहीं होगी क्या? कब तक गाय पर, तलाक पर, ये खराब, वो खराब, मुसलमान, ये दलित, ये वो करते रहेंगे? मतलब कभी तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आप जिन वादों पर सवारी करके सरकार आपने बनाई है, उन वादों का क्या हुआ? अब ये सवाल मेरे ख्याल से पूछा जाना चाहिए। और इस मंच पर जो ये दिलीप मंडल की पाठशाला है, इसमें हम लगातार इस तरह के प्रश्न पूछते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और आपके फीडबैक्स पिछले बार के बहुत अच्छे हैं। लगभग 20,000 व्यूज़ आपने पिछले पहला जो इसका एपिसोड है उसको देखा, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को इसे शेयर करेंगे, लोगों को इसे देखने को कहेंगे। और ऐसे वीडियोज़ आप खुद भी बनाइए, बहुत आसान है, अपने मोबाइल फ़ोन से आप बना सकते हैं और अपनी बात कहें। बात कहने का समय है हमारे लिए। दरअसल अब तक समस्या ये थी कि लिखने पढ़ने की, चूँकि हमें आज़ादी नहीं थी, सुविधा नहीं थी, वो आज़ादी अब मिली है, उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप मंडल की पाठशाला से जुड़ने के लिए। आप सबका आभार। थैंक यू।